ठीक है, शुरू किया जाए। यस सर। एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रूट्स ऑफ इक्वेशन, मैंने भेज दिया ग्रुप में, देख लीजिएगा इसको। हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक इक्वेशन लिखा हुआ है ऐसे x-1 x-2 x-3 है ना, और ऐसे ही करके x-1 x-2 x-4 है ना, मतलब इन चार फैक्टर में से तीन तीन को सेलेक्ट करके लिखा गया है। ठीक है, x-2 x-3 और x-4 और एक और होगा क्योंकि चार में से तीन को सेलेक्ट करने का तरीका चार है। 4c3 4 x-1 x-3 और x-4 इक्वल टू 0 है ना। हाउ मेनी रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका तीन रूट हो सकता है और तीन ही रूट हो सकता है। अब उसमें जितना रियल नॉन रियल हो या जितना पॉजिटिव नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसकी हालत क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एफ एक्स इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको आप एफ एक्स लिख लीजिएगा, इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हैज थ्री रूट्स। जितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है एग्जैक्टली उसका उतना ही रूट्स होता है। एफ एक्स हैज थ्री रूट्स, ये कंफर्म हो गया। अब f1 की वैल्यू लिख के देखिए, तो जिसमें भी x1 x-1 है वो सब हट जाएगा, सिर्फ आप इसमें x=1 डालेंगे तो ये नॉन जीरो वैल्यू देगा। 1 - 2 1 - 3 और 1 - 4, इन तीनों की वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे ही आप f2 लिखेंगे तो सिर्फ एक टर्म है जो नॉन जीरो रहेगा, बाकी सब जीरो। जिसमें भी x-2 है वो जीरो हो जाएगा और जिसमें x-2 नहीं है वो रह जाएगा। तो 2 - 1 2 - 3 और 2 - 4, तो एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। f3 की वैल्यू देखिए, जिसमें x-3 है वो जीरो हो जाएगा और उसको छोड़कर बाकी सब है ना, एक ही तो है जिसमें x-3 नहीं है वो नॉन जीरो वैल्यू देगा। 3 - 1 3 - 2 और 3 - 4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये सिचुएशन है। अब आइए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और x³ का कोफिशिएंट 3 आएगा, है ना। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों चारों को, तो चारों में ही x³ आ जाएगा, है ना, चारों में ही x³, 4x³। ठीक, दूसरी बात कांस्टेंट टर्म भी नेगेटिव है, तो ये सब देखते रहना है कि 1 2 और 3 है ना। तो इन सबको देख करके कि x³ का कोफिशिएंट 4 है विच इज पॉजिटिव, तो इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी और -इन्फिनिटी पर -इन्फिनिटी, ये तो तय है। 1 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, और वैल्यू जो भी होती हो रहने दीजिए। 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव है, 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो इस कर्व को स्मूथली प्लॉट करें तो देखिए ये ऐसे ही करके कुछ होगा और जीरो रखने पर वैल्यू इसकी नेगेटिव होगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म इसमें नेगेटिव है। एफ एक्स में कांस्टेंट टर्म, तीन नेगेटिव नंबर का सम नेगेटिव, तो जीरो पर वैल्यू नेगेटिव है। अच्छा, जीरो पर वैल्यू नेगेटिव है
अब 3 बार कट कर चुका है, तब ऊपर जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, नीचे ही आते जाएगा। ये 3 बार कट कर चुका है, 1 2 और 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका हो गया है ना, और माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी हो गई। ये कर्व ऐसा ही होगा, यही कर्व प्लॉट होगा। ठीक है, ये 3 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिखता है, तीनों का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। आ गया, ऑल थ्री Yes, रूट्स sir. आर, है ना, ऑल 3 रूट्स आर पॉजिटिव, ऑल 3 रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं, है ना। जैसे कोई ज्यादा ऑकवर्ड डिग्री का इक्वेशन हो, उन सब में डिफ्रेंशिएट करके देख लेंगे, वैल्यूज निकाल करके। जैसे फैक्टर सब दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मैंने क्यों निकाली, वो x-1, x-2, x-3 ये सब आपको बता रहा है। कभी x माइनस साइन अल्फा, x माइनस साइन बीटा, x माइनस साइन गामा देगा, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा रख करके देखना है कि क्या आता है नहीं आता है। वही चाह ही रहा है, क्वेश्चन का ही रिक्वायरमेंट वही है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मैक्सिमा मिनिमा का, कि अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल surmounted by a semi circular opening. जो खिड़की, आम खिड़की जिस तरह से होती है, जिस तरह का है, ठीक है, इस तरह की खिड़की है, और ऊपर में ऐसा सेमी सर्कल। ठीक है, ये वेंटिलेशन के लिए दिया होता है, यहाँ ग्लास पैनल वगैरह कुछ लगाया हुआ होगा। The window is in the form of a rectangle surmounted by a semi-circular opening. The total perimeter, चलिए इसका मैं 2r लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका रेडियस भी चाहिए हमें पेरीमीटर के लिए। ये लेंथ हो गया 2r, 2r is length, और इसको x लिख। The total perimeter of the window is 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, पाई आर गिवन जो है इंफॉर्मेशन, पाई आर प्लस 2x प्लस 2r, क्योंकि टोटल सर्कल का पूरा पेरीमीटर सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो ये सेमी सर्कल है तो पाई आर। The total perimeter of the window is 10 मीटर, is 10 मीटर। ठीक है, अब इसमें 2r नहीं ऐड कर देना, ये पेरीमीटर जो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस होता है वो है। Find the dimension of the window to admit maximum light through the hole opening. Area should be maximum, है ना। तो एरिया देखिए, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी लाइट आएगी। तो एरिया जो आपका है 2r और इंटू एक्स, ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया, और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। ओके, अब इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है, तो इसमें यही करना होता है कि आपको जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी हो उसे किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखना है। तब वो एक वेरिएबल जैसे r होगा, इसमें x को मैं 2x को मैं लिख देता हूँ 10 माइनस पाई आर माइनस ऑफ 2r, तो x हट जाएगा आसानी से। तो एरिया को आप लिख सकते हैं 10 r माइनस ऑफ पाई प्लस 2 r स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक है, और अरेंज करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप 10r, ठीक है, और माइनस पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2।
और माइनस ऑफ 2r²। अब dA by dr निकाल लीजिए, तो 10 minus of pi r minus of 4r. This should be 0 for maximum or minima. इसमें लाई r equal to 10 upon pi plus 4. r की वैल्यू 10 upon pi plus 4 होनी चाहिए फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया। अब d2a by dr² देखेंगे तो अपने आप नेगेटिव आपको दिख रहा होगा, -5 -4, this is less than 0. So this implies a is maximum. A is maximum at r equal to 10 or upon pi plus आ गया। आपने क्वेश्चन क्या किया था, अभी डायमेंशन पूछा है या क्या पूछा है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो। ठीक है, चलिए आ गया। तो r आ गया, इसका मतलब 2r आ गया। r आ गया तो सेमी सर्कुलर ओपनिंग का रेडियस आ गया, लेंथ विड्थ ऑफ विंडो आ गया, है ना, विड्थ ऑफ विंडो ये भी आ गया। ठीक है, तो विड्थ is 2r, this is 20 upon pi plus 4, लेंथ आपका है x, है ना, या हाइट ऑफ विंडो x है, x की वैल्यू निकाल के बता दीजिए इसमें, 10 minus pi plus 2r, है ना, 10 minus of 10 minus of pi plus 2 और इंटू r, ये 2x हो जाएगा, और बाई 2 यहाँ पर भी बाई 2, और r आप लिखेंगे 10 अपॉन pi plus 4। हो गया, तो 2, ये 5, ये 5, तो इस तरह से 5 कॉमन ले लिए, 1 माइनस pi plus 2 और अपॉन pi plus 4, ये भी हो गया आपका, कितना आ गया, 10 अपॉन pi plus 4, ये x भी है। ठीक है, तो सब कुछ आ गया, है ना। दिस r इज रेडियस of semicircular opening, or 2r is length, 2r is width, and x is height या length of the, ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, आ गया, आया कि नहीं आया? सर, यस सर, आ गया। आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, height of the cylinder of greatest volume, ये सब वर्ड प्रॉब्लम, बस उसमें कंस्ट्रेंट फॉर्म करना एक चुनौती है ना। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone, of height h, and semi-vertical angle, vertical angle कितना है, अल्फा is 1/3 that of the cone,
ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, दोनों चीज पूछ लिया, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 by h tan square alpha। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, यही है। To show that height of the cylinder of greatest volume, which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha, is one third that of the cone। The height जो होनी चाहिए कोन के हाइट की 1/3 होनी चाहिए, और करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा वो आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। ये आपका कोन है, ना, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब इसमें एक सिलेंडर है इसका, ठीक है। ये आपका ये सिलेंडर है जो कि इसमें इंस्क्राइब, समझ गया। ये सिलेंडर की हाइट है, एच कह देता हूं। कोन की हाइट ये कैपिटल एच, ठीक है। ये है स्मॉल आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये कैपिटल आर, रेडियस ऑफ बेस ऑफ, ठीक है। इस एंगल को कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, ये अल्फा है। इतनी जानकारी हमें दी, समझ गए। ये भी आपका आर है। अब ए ओ बी है ना, इसको सी और इसको डी कहते, ठीक है। अब जरा देख के बताइए कि ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल AOB आर सिमिलर। ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल AOB आर सिमिलर, है ना। क्यों है तो देख सकते हैं, एक ए पर का एंगल तो कॉमन है अल्फा, ये 90 और ये 90, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, है ना। और ऐसे भी थर्ड एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल है। तो अब इसका सहारा लेकर के क्या कर सकते हैं कि इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड सेम रेशियो बियर करेगा। तो ट्रायंगल ACD का एक साइड में ले लेता हूं h माइनस स्मॉल h, हाइट के करिस्पॉन्डिंग, और अपॉन कैपिटल H हाइट ऑफ कोन। ट्रायंगल AOB का साइड AO, AC अपॉन AO, दिस इज इक्वल टू स्मॉल r और अपॉन कैपिटल R, हो गया। तो ये आपको H और R में रिश्ता नाता दे देगा कि स्मॉल r की वैल्यू आप लिख सकते हैं R और अपॉन कैपिटल H, और कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये लिखा आ सकता है। चलिए, ये निकालना इसलिए जरूरी था कि अब वॉल्यूम हमें निकालना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ये कहते हैं कि शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, height of the cylinder of the so that height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a cone with this that semi vertical angle लिख दिया हुआ है, और इसकी अच्छा हाइट h दी हुई है, सर्कुलर कोन ऑफ हाइट स्मॉल h ये दिया हुआ है।
तो स्मॉल एच और कैपिटल एच को इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल एच पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल एच और कैपिटल एच को मैं इंटरचेंज कर दे रहा हूँ, और कोई फर्क नहीं है। नाम जिसको मैंने कैपिटल एच रखा है वो पहले से स्मॉल एच दिया हुआ है। चलिए, तो दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं। अब ये इसको स्मॉल एच इसने पहले से दे दिया है, तो हम इसे कैपिटल एच ले लेंगे, यही होगा, है ना? तो यहाँ आप लिख सकते हैं आप एच माइनस ऑफ कैपिटल एच, ठीक है, एच माइनस ऑफ कैपिटल एच और अपॉन स्मॉल एच, हो गया। अच्छा, यहाँ भी उसी तरह से हट जाएगा, एच और एच इंटरचेंज। Now capital H is variable. Capital H will vary. ठीक है, स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच और ये, और अभी कैपिटल एच वेरिएबल है, इस चीज को दिमाग में रखना है। सिलेंडर का सब कुछ डेटा वेरिएबल है, स्मॉल आर कैपिटल एच ये वेरिएबल। तो अब वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, जो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब आप आर को रख सकते हैं एच के टर्म में, या एच को रख सकते हैं आर के टर्म में। एच कैपिटल एच को ही रख लीजिए, क्योंकि ये वेरिएबल टाइप लगता भी नहीं है ना। और जैसे एच आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू लिख सकते हैं एच माइनस ऑफ कैपिटल एच। इसका मतलब कैपिटल एच इज एच माइनस ऑफ एच आर और अपॉन कैपिटल आर। अब इसको कैपिटल एच को हटा दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू, इसलिए कि आर को रखते तो स्क्वायर करना पड़ता है ना, और कैपिटल एच को रखेंगे तो स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा। एक फायदा ये है, और एक्सप्रेशन दोनों में सिमिलर है, क्योंकि लीनियर एक्सप्रेशन लीनियर रिलेशन ही है, एच आर अपॉन कैपिटल आर। हो गया। अब आसान काम है, डीवी बाई डी आई निकाल लीजिए। इस आर स्क्वायर को अंदर में कर दूं और एच को बाहर, तो पाई एच और आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर क्यूब और अपॉन कैपिटल आर। तो डीवी बाई डी आर निकालिए, बिकॉज स्मॉल आर इज वेरिएबल। डीवी बाई डी आर इज पाई एच और इंटू 2r माइनस ऑफ 3r स्क्वायर और अपॉन कैपिटल आर। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा सबसे पहले आप इसी को जीरो करते हैं इन केस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। डी सेट डीवी बाई डी आर इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब कौन जीरो होगा, 2r माइनस 3r स्क्वायर बाई कैपिटल आर इज 0। ठीक है, तो देयरफॉर स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 2/3 और कैपिटल आर, या गया रिलेशन। नाउ कैलकुलेट d2v बाई डी आर स्क्वायर, d2v बाई डी आर स्क्वायर हो जाएगा पाई एच इंटू 2 माइनस ऑफ 6r बाई कैपिटल आर। अब एट स्मॉल आर इक्वल टू 2/3 कैपिटल आर, ये सब पूरा लिखना है, ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन है तो उसमें पूरा लिखेंगे, तब जाकर के पूरा मार्क्स मिलेगा। 2 माइनस ऑफ 6 अपॉन कैपिटल आर और इंटू 2/3 आर, आगे आर गया 2 माइनस 4 नेगेटिव लेस देन 0 आ गया। तो दिस इंप्लाइज V इज मैक्सिमम कहां पर, तो एट स्मॉल आर इक्वल टू 2/3 कैपिटल। ये अब हो गया, ये स्मॉल आर की वैल्यू ये आ जाए तो इसका मतलब मैक्सिमम हो जाएगा। अब सब कुछ निकाल लेता हूं, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, तो स्मॉल आर की वैल्यू इसमें डाल दूं तो हाइट में रिलेशन आ जाएगी, 2/3r रख दीजिए। तो
एट स्मॉल आर इक्वल टू कितना है 2/3 कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्वल टू 2/3 कैपिटल आर क्या आ जाएगा? समझिए, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल 2/3 कैपिटल आर क्या आ जाएगा कि 2/3 कैपिटल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच और टाइम्स एच माइनस कैपिटल एच, है ना, ये लिख सकते हैं। देखिए आर आर गोज तो 2/3h एच स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, ठीक। तो इसका मतलब कैपिटल एच की वैल्यू h/3 आ जाएगी। ये भी तो एक हिस्सा था, ये भी एक आपको दिखाना था कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, दैट्स इट, ठीक है। समझिए कि कैपिटल H इक्वल टू h/3 हो जाए तो बात बन जाएगी, तब जो है इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम होगा। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा वो लिखना है, किसके टर्म में? तो tan अल्फा के टर्म में, है ना। अब tan अल्फा को आप लिख सकते हैं tan अल्फा इज कैपिटल R और अपॉन स्मॉल h। जहां पर भी कैपिटल R अपॉन h दिखता हो उसको आप स्मॉल h, कैपिटल R अपॉन स्मॉल h दिखता हो वहां पर tan अल्फा लिख सकते हैं। तो वही आपको tan स्क्वायर अल्फा आ रहा है इसमें, है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम जो दिखाना है उसमें जो दिया हुआ है R को हटा देना है, बस दैट्स इट। यही आपको टारगेट रखना है। 4/27 पाई h क्यूब, क्योंकि सिलेंडर का कोई भी डेटा नहीं रहना चाहिए, कोण का डेटा रह सकता है, तो स्मॉल h रहेगा, कैपिटल R रहेगा, ठीक है। तो और कैपिटल R को आपको हटा करके उसके बदले में tan अल्फा लिख देना है, कैपिटल R के जगह पर h tan अल्फा लिख देना, ठीक। अब लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, therefore Vmax is pi R square pi 2/3 R का स्क्वायर, स्मॉल r इज यही है 2/3 कैपिटल R का स्क्वायर और इंटू h हो गया। तो इसका मतलब 4/9 और पाई R स्क्वायर और h, ठीक। और R के कैपिटल R के जगह पर क्या लिखना था? h tan अल्फा। अब लिख डालिए h tan अल्फा, तो 4/9 पाई और ये हो गया आपका h स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और इंटू h, कितना 4/27 है ना, कहीं छूटा कुछ क्या? 4/27 सर कैपिटल H आएगा वहां पे, कैपिटल H सर Vmax में। सर हाइट ऑफ सिलेंडर आपने कैपिटल H लिया। हाँ स्मॉल h मैंने लिखा है, ये भी गलत काम हुआ है, देखिए, है ना। वो पहले स्मॉल h दे दिया, देख रहे हैं कहाँ गलती होती है, तो इसलिए सबके लट रही है। ये नहीं कि अपना कॉन्फिडेंस हिलाना है। वो तो ठीक था, ये तो h स्क्वायर tan अल्फा ठीक है, ये आपका पाई R स्क्वायर कैपिटल H है, स्मॉल h तो कोण का वॉल्यूम, कोण की हाइट है ना, कैपिटल H ये हो गया आपका, और कैपिटल H के जगह पर लिखते हैं h/3 आपका, है ना, कैपिटल H इज स्मॉल h। आ गया। यही आपको दिखाना था कि 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, है ना, सेंटीमीटर होगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक यूनिट जो भी होता हो। आ गया।
इसमें गलत स्टेप, गलत तरीका या गलत तो नहीं कहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड तरीका कब हो जाता, जब आप स्टैन अल्फा को लेकर के बढ़ते हैं, है ना। सेमी वर्टिकल लेंगे, क्योंकि लाना है सेमी वर्टिकल लेंगे, अब उसी को आपने यूज कर लिया, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नेट आ जाए। दूसरी बात कि यहाँ पर मैं आर स्क्वायर को भी रख सकता था, आर को भी एच के टर्म में लिख सकता था, लेकिन मैंने एच के टर्म में ही क्यों, एच को ही आर के टर्म में क्यों लिखा, इसलिए कि एच अकेला है, एच का स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसी को हटा दूंगा। ये सब देखते रहना है। कहीं पर रूट मान लीजिए किसी को हटाने के बाद आता हो तो बचिए उससे, है ना, रूट नहीं आ रहा है उसको यूज कर लेंगे। तो इसीलिए बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम एक बार ढंग से कर लीजिए। ठीक है, हो गया है, और ऐसे ही लिखिएगा, इसलिए पूरा लिख करके मैंने बता दिया, किसी तरह से लिखिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं, सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। अभी चूंकि सीखने का समय है, अभी कोई ऐसा नहीं कि कल एग्जामिनेशन हो रहा है जो अफरा तफरी मचे, है ना, अफरा तफरी नहीं मचाना है। 2, 4, 5 क्वेश्चन खूब संभल करके लिख लेंगे, उसका जो जितना फास्ट भागेंगे, आप नहीं भी भागना चाहेंगे तो भगाएगा, है ना। लेकिन हर क्वेश्चन में बाय द वे हमने चाहा कि भागो भागो, तो बहुत तेज भगाता है, बहुत तेज भगाएगा, लेकिन वो सीखने नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे ही करिए इसको और पूछते रहिएगा। अभी ये ओवर नहीं हुआ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चलेगा अभी, है ना। जैसे क्लास में आऊंगा तो फिर रॉलीज थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम पर कुछ सिचुएशंस बताऊंगा, क्योंकि उसमें बस फंक्शन लेना है, यहाँ से उसकी फीलिंग नहीं आएगी कि फंक्शन क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो वो सब वहां पर बता। ठीक है, अभी जरा इंटीग्रेशन की शुरुआत करवा देता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन की शुरुआत करवा देता हूँ, क्योंकि सब इंटर रिलेटेड है। देखते हैं, कहीं पर भी इंटीग्रेशन, कहीं पर भी डिफरेंशिएशन, और किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता, हो सकता फंक्शन इंटीग्रल के ही फॉर्म में आ जाए। तो इंटीग्रेशन के बारे में एक फीलिंग आ जाए, सॉल्व तो करते ही हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको इंटीग्रेट आप कर लेते हैं, लेकिन ये है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। तो आज इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसके बारे में कुछ बात बताओ। जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल, देखिए नाम से ही बहुत चीज क्लियर है, अनिश्चित इंटीग्रल, है ना, अनिश्चित, कोई निश्चित नहीं है। तो इसीलिए ये इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसा नाम है उसके हिसाब से इसका काम है। तो कहीं पर भी कोई क्वेश्चन पकड़ाए कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ और उसका सोर्स नहीं बताए तो उसको हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि अनजान वस्तु को ऐसे भी कहता है कि हाथ नहीं लगाना चाहिए, बॉम्ब हो सकता है, नहीं देखते हैं कितना लोग अलर्ट रहता है। तो इसीलिए अनजान सोर्स से लिए गए किसी इंडेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन को गलती से हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास 24 घंटा ही है, और 24 घंटा फ्रूटफुली यूज हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि फालतू के काम में कम से कम समय जाए, है ना। क्वेश्चन की कमी रहेगी तभी तो मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी जिंदगी मानूंगा कि सफल हो जाएगा। तो सबसे पहली हिदायत इस इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते समय ये है, ठीक है, जो कि सबको फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास कम नहीं है, क्वेश्चन आपको जो दिया जाएगा वो कम नहीं होगा, या दूसरा मुंह खोले कि हाँ यहाँ का क्वेश्चन है, ऑथेंटिक सोर्स लगे तब उसमें हाथ लगाना है, वरना वेट। इसीलिए कि इस इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक और केवल एक मतलब होता है, वही मैं भी जानता हूँ, वही कोई भी जानेगा, और वही आपके लेवल का कोई भी स्टूडेंट जानेगा, और वही जानना भी है कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, तो दिस इम्प्लाइज कि d by dx ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज स्मॉल एफ एक्स। इसका केवल एक और केवल एक मतलब यही होता है, और कोई मतलब नहीं, कि स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, इसका एक ही क्रॉस चेक है कि कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स होता है, और कोई चेक नहीं है। इसलिए कि आपको जो इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है वो एज एंटी डेरिवेटिव पढ़ना है, समझिए। इंटीग्रेट करने का बहुत सारा तरीका होता है, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड करना, इसका बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो एज एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब इन्वेस्टिगेट द फंक्शन हुज डिफरेंशियल इज स्मॉल एफ एक्स, है ना। तो हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, तो उसमें सी ऐड करके भी डिफरेंशिएट करते तब भी वही आता। तो इसीलिए इसमें एक तकिया कलाम है
कि पहले आप फंक्शन को इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि किसका डिफरेंशिएशन आपका इंटीग्रैंड है, इसको इंटीग्रैंड कहते है ना, इसको इंटीग्रैंड कहते हैं, जिसका आप इंटीग्रल निकाल इंटीग्रैंड है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेट हो गया, ये इंटीग्रल सिंबल हट जाए, उसके बाद में प्लस सी करते हैं, ठीक है। बीच में एक भी इंटीग्रल बचा रहे तब बीच में प्लस सी नहीं करते रहते, इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस जारी है और इन्वेस्टिगेशन जब तक चलता रहे तब तक बीच में सी नहीं, ठीक है। दूसरा इसका मतलब होता है, इंटीग्रल का मतलब 1/t है ना, 1/t। तो 1/t इज एंटी डेरिवेटिव, ये भी कह सकता है फाइंड 1/t ऑफ दिस fx dx इज कैपिटल fx एंड प्लस सी। अब इस d और dx को इधर ले जाइए, तो स्मॉल fx इज d by dx ऑफ कैपिटल fx एंड प्लस सी, कैपिटल fx प्लस सी है ना, स्मॉल fx इज d by dx ऑफ कैपिटल fx प्लस सी। यही इसका मतलब होता है ना। दूसरा मतलब ये समझ सकते हैं। तो आपको कहे कि फाइंड 1/t या फाइंड प्रिमिटिव, ठीक है, इन सब का मतलब है यही इंटीग्रेट करना, या फाइंड एंटी डेरिवेटिव, इन सब का मतलब है इंटीग्रेट करो, इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालो। समझ गए इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब?